स्वतंत्र भारत में राजनीति, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी। चूंकि जवाहरलाल नेहरू के उत्तराधिकारी के रूप में लाल बहादुर शास्त्री जी भारतीय राजनीति में आए थे और 64 से 66 तक 2 वर्ष का समय इनका रहा है और इनकी मृत्यु के पश्चात कांग्रेस के सामने एक बार फिर उत्तराधिकार का संकट आके खड़ा हो गया। शास्त्री की मृत्यु से कांग्रेस के सामने दोबारा राजनीतिक उत्तराधिकारी का सवाल उठ खड़ा हुआ। इस बार मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच कड़ा मुकाबला था। जब नेहरू के बाद कांग्रेस के सामने उत्तराधिकार का संकट था तो उस समय केवल वन मैन लाल बहादुर शास्त्री ऐसे व्यक्ति थे जो निर्विरोध उनके उत्तराधिकारी चुने गए। लेकिन आज लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होने के बाद कांग्रेस के सामने पुनः उत्तराधिकार का संकट आके खड़ा हो गया और इस बार 2 लोग उत्तराधिकारी की दौड़ में थे और इनमें सबसे पहला नाम आता था इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई बंबई प्रांत यानी मौजूदा महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके थे। जो मोरारजी देसाई थे वो कौन से पद पर रह चुके थे? मौजूदा प्रांत महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रह चुके थे। जब उस समय जो बंबई प्रांत था वो गुजरात और महाराष्ट्र को मिलकर ही एक प्रांत था, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री रह चुके थे, इस कारण लोगों को लग रहा था कि इनको राजनीतिक अनुभव है। क्योंकि एक मुख्यमंत्री का पद जिन्होंने पर जो रहे हैं तो राजनीतिक अनुभव इनको है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में वे मंत्री पद पर भी रह चुके थे। साथ ही साथ वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मोरारजी देसाई मंत्री पद पर भी रह चुके थे। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी गुजरे वक्त में कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रह चुकी थी। और इधर तुलना की जाए मोरारजी देसाई की तो वो बंबई प्रांत के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री के पद पर रह चुके थे। इनके 2 अनुभव थे। इंदिरा गांधी नेहरू जी के बेटी थी और कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी थी। वो गुजरे वक्त में कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रह चुकी थी। शास्त्री के मंत्रिमंडल में उन्होंने सूचना मंत्रालय का प्रभार संभाला था। और जब लाल बहादुर शास्त्री यानी नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री यहाँ के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कौन सा पद संभाला था? सूचना मंत्री का पद संभाला था। लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में इन्होंने सूचना मंत्री का पद संभाला था। इस दफा पार्टी के बड़े नेताओं ने इंदिरा गांधी को समर्थन देने का मन बना लिया था। पार्टी के जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने इंदिरा गांधी को समर्थन देने का मन बना लिया था। पार्टी के बड़े नेता ये चाह रहे थे कि इंदिरा गांधी ही अब देश की उत्तराधिकारी बने, यानी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही बने। ऐसा बड़े बड़े नेताओं का मत था। इसके 2 कारण थे। सबसे पहले इंदिरा गांधी का स्त्री होना। चूंकि पुरुष की सोच में ये होता है कि यदि कोई स्त्री किसी पद पर बैठेगी तो वो हमसे पूछेगी अवश्य, वो स्वतंत्र नहीं हो पाएगी, ऐसा लोगों का मानना होता है। लेकिन होता इसके विपरीत है और इंदिरा गांधी के मामले में भी इसके विपरीत ही हुआ था। लेकिन इंदिरा गांधी के नाम पर सर्वसम्मति कायम नहीं की जा सकी। यानी बड़े नेता तो चाह रहे थे कि इंदिरा गांधी को उत्तराधिकारी बना दिया जाए, इनको प्रधानमंत्री का पद दे दिया जाए, लेकिन इंदिरा गांधी के नाम पर सर्वसम्मति नहीं बन पाई। ऐसे में फैसले के लिए कांग्रेस के सांसदों ने गुप्त मतदान किया। अब जब सहमति नहीं बन पाई, एक तरफ मोरारजी देसाई, दूसरी तरफ इंदिरा गांधी के पक्ष में बड़े बड़े नेता, मोरारजी के भी पक्ष में बड़े बड़े नेताओं में सहमति नहीं बन पाई, तो कांग्रेस पार्टी ने गुप्त मतदान प्रणाली अपनाई कि जिसको ज़्यादा मत प्राप्त हो जाएंगे वो देश का उत्तराधिकारी हो जाएगा, मोरारजी देसाई या फिर इंदिरा गांधी।
इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया। उन्हें कांग्रेस पार्टी के 2/3 से अधिक सांसदों ने अपना मत दिया था। यानी कांग्रेस पार्टी के जो सांसद थे उन्होंने 2/3 से अधिक का समर्थन मिला था इंदिरा गांधी को और मोरारजी को हरा दिया था। उन्हें कांग्रेस पार्टी के 2/3 से भी अधिक सांसदों ने अपना मत दिया और नेतृत्व के लिए, जब नेतृत्व की बात आई तो नेतृत्व के लिए इंदिरा गांधी को गहन प्रतिस्पर्धा के बावजूद पार्टी में सत्ता का हस्तांतरण बड़े शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतलब इतना ज़्यादा संघर्ष था नेतृत्व में, प्रतिस्पर्धा भी थी, इसके बावजूद भी इंदिरा गांधी को सत्ता का हस्तांतरण बड़े आसानी तरीके से हो गया। यानी सत्ता इंदिरा गांधी जी के हाथ में आ गई। इसे भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता के रूप में देखा गया। ये भी देखा, इतना विरोध हुआ इंदिरा गांधी का पार्टी में, इसके बावजूद भी सत्ता का हस्तांतरण बड़े शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। इसका मतलब था लोग ये अनुमान लगाने लगे थे कि भारत में लोकतंत्र परिपक्व अवस्था में आ गया है। नए प्रधानमंत्री को जमने में थोड़ा वक्त लगा। इंदिरा गांधी यूं तो बड़े लंबे समय से राजनीति में सक्रिय थीं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में बड़े कम दिनों से मंत्री पद पर थीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संभवतः यह सोचकर उनका समर्थन किया होगा कि प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में खास अनुभव न होने के कारण समर्थन और दिशा निर्देशन के लिए इंदिरा गांधी उन पर निर्भर रहेंगे। यानी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने तो इसलिए इंदिरा गांधी को चुना था, इसलिए इंदिरा गांधी का समर्थन कर रहे थे। इंदिरा गांधी को प्रशासनिक अनुभव है नहीं, अभी थोड़े दिन से मंत्री रही हैं, प्रशासन का इनको ज्ञान नहीं है, तो ये हमसे ही बात करेंगे, हमसे सलाह लिया करेंगी इंदिरा गांधी। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। प्रधानमंत्री बनने के 1 साल के अंदर इंदिरा गांधी को लोकसभा के चुनाव में पार्टी की अगुवाई करनी पड़ी। 1 साल बाद लोकसभा का चुनाव होने लगा। यानी प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी 66 में, वो लाल बहादुर शास्त्री के बाद, और जाकर के 1 साल बाद 67 में आम चुनाव होते हैं। और पहला 52, दूसरा 56 और इसके बाद 57 में और फिर 62 में और फिर 67 में जाकर के चुनाव होता है। तो जब ये चुनाव होता है तो इस चुनाव का उन्होंने इंदिरा गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनावों का सामना करना पड़ा। इस वक्त तक देश की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई थी। इससे इंदिरा गांधी की कठिनाइयां ज़्यादा बढ़ गईं। इन कठिनाइयों के मद्देनज़र उन्होंने पार्टी पर अपना नियंत्रण बढ़ाने और अपने नेतृत्व कौशल को दिखाने की कोशिश की। मतलब होता क्या है, यानी इंदिरा गांधी को जब लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ा कांग्रेस के नेतृत्व में, या कांग्रेस की अगुवाई करनी पड़ी इनको, तो उस समय देश पर आर्थिक संकट था। आर्थिक संकट के कारण चीन का युद्ध, पाकिस्तान का युद्ध और मॉनसून का असफल हो जाना, इन सब कारणों से हमारे देश को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। जब आर्थिक संकट का सामना किया तो इन सब कठिनाइयों के मद्देनज़र पार्टी पर अपना नियंत्रण बढ़ाने और अपने नेतृत्व कौशल को दिखाने की कोशिश की। अब आएगा चौथा आम चुनाव 1967। चौथा आम चुनाव 1967 भारत के राजनीतिक और चुनावी इतिहास में 1967 के साल को अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। हम कह सकते हैं पहले जो चुनाव रहे कांग्रेस के, ये चुनाव कांग्रेस का वर्चस्व काल था, कांग्रेस का उत्थान काल था। 1967 का आम चुनाव भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। दूसरे अध्याय में आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि 52 के बाद से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक दबदबा कायम था। 52 में रहा, 52 से लेकर 67 तक कांग्रेस का राजनीतिक दबदबा कायम रहा। 67 के चुनाव में इस प्रवृत्ति में गहरा बदलाव आया। चुनावों का संदर्भ, चौथे आम चुनावों के आने तक देश में बड़े बदलाव आ चुके थे। 2 प्रधानमंत्रियों का जल्दी जल्दी देहावसान हुआ और नए प्रधानमंत्री को पद संभाले हुए अभी पूरा 1 साल भी नहीं हुआ। चौथा जो चुनाव आया था 67 का, इस चुनाव के और इससे पहले वाले तीसरे चुनाव के बीच में एक बहुत बड़े बदलाव आए थे। सबसे पहले 2 प्रधानमंत्री
की मृत्यु हुई थी, जवाहरलाल नेहरू जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी। चूंकि अगली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी, जो केवल 1 साल तक इस पद पर रहीं, और इस पद पर रहते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी को अभी कुछ ही दिन हुए थे, चूंकि अनुभवहीन भी थी, 1 साल में कुछ सीख ही पाई होंगी। जब तक उनके सामने चुनाव आ गए थे तो पूरे 1 साल हो पाया था उनको, यानी 1 साल भी पूरा नहीं गुजर पाया था। साथ ही इस प्रधानमंत्री को राजनीति के लिहाज से कम अनुभवी माना जा रहा था। इस अध्याय के पूर्ववर्ती हिस्से और तीसरे अध्याय की चर्चा के क्रम में आप यह बात जान चुके हैं कि इस अरसे में देश गंभीर आर्थिक संकट से में था। मॉनसून की असफलता, व्यापक सूखा, खेती की पैदावार में गिरावट, गंभीर खाद्य संकट, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी और औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में गिरावट के साथ ही साथ अन्य सैन्य खर्चे में भारी बढ़ोतरी हुई थी। चूंकि 2 युद्ध भी हो चुके थे तो सैन्य खर्चे में भी भारी बढ़ोतरी हो चुकी थी। नियोजन और आर्थिक विकास के संसाधनों को सैन्य मद में लगाना पड़ा। हमारे यहाँ का जो नियोजन था, आर्थिक विकास का जो धन था, इसको हमको सैन्य मद में लगाना पड़ा। इन सारी बातों को इन सारी बातों से देश की आर्थिक स्थिति विकट हो गई थी। इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती फैसलों में एक था रुपए का अवमूल्यन करना। यानी जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो पहला फैसला इन्होंने लिया था रुपए का अवमूल्यन करना। चूंकि भारतीय रुपए को इंटरनेशनल मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है, ये उनके लिए प्राथमिकता थी। माना गया कि रुपए का अवमूल्यन अमेरिका के दबाव में किया गया। पहले के वक्त में 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 5 रुपए थी, जो अब बढ़कर 7 रुपए हो गई। यानी उस समय इंदिरा गांधी ने जब रुपए का अवमूल्यन किया तो अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए की कीमत 7 रुपए हो गई। इससे पहले 5 रुपए हुआ करती थी। आर्थिक स्थिति की विकटता के कारण कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ। जैसे जब आर्थिक संकट आता है तो किसी भी देश में कीमतें बड़ी तेजी से बढ़ने लगती हैं, महंगाई बड़ी तेजी से बढ़ने लगती है। लोग आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, खाद्यान्न की कमी, बढ़ती हुई बेरोजगारी और देश की दयनीय आर्थिक स्थिति को लेकर विरोध पर उतर आए थे। इन सब बातों को लेकर, चूंकि कीमतें बढ़ रही थी, रोजगार बढ़ रहा, बेरोजगारी बढ़ रही थी, खाद्य संकट हो रहा था, और इन सब बातों को देखते हुए लोग कहां पर, सड़कों पर उतर आए, विरोध पर उतर आए। देश में अक्सर बंद और हड़ताल की स्थिति रहने लगी। जब विरोध करने पर लोग उतारू हो गए तो उन्होंने बंद और हड़ताल की स्थिति रहने लगी। बड़े बड़े मिल, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में मजदूर काम नहीं करते थे, बंद कर देते थे, और इस प्रकार से देश का और ज़्यादा नुकसान होने लगा। क्योंकि उद्योग जब बंद होंगे, अर्थव्यवस्था बंद हो जाएगी, अर्थव्यवस्था बंद होगी तो देश को नुकसान और होगा। सरकार ने इसे कानून और व्यवस्था की समस्या माना, ना कि जनता की बदहाली की अभिव्यक्ति। इससे लोगों की नाराजगी बढ़ी और जन विरोध ने ज्यादा उग्र रूप धारण कर लिया। साम्यवादी और समाजवादी पार्टी ने व्यापक समानता के लिए संघर्ष छेड़ दिया। साम्यवादी सरकार ने और समाजवादी सरकार ने, इन दोनों ने व्यापक समानता के लिए, मतलब सभी लोग समान हो, इसके लिए एक संघर्ष छेड़ दिया। अभी आपको एक बात याद रखनी होगी, श्रीमती इंदिरा गांधी के विरोधी मोरारजी देसाई, इनका अभी पटाक्षेप बाकी है। आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हुए साम्यवादियों के एक समूह ने मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई और सशस्त्र कृषक विद्रोह का नेतृत्व किया। साथ ही इस पार्टी ने किसानों के बीच विरोध को संगठित किया। इस अवधि में गंभीर किस्म के हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए। आज़ादी के बाद से अब तक इतने गंभीर सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए थे।